क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ देशों में जीवन इतना व्यवस्थित और सुगम होता है जबकि दूसरे देशों में चुनौतियां आम बात हैं। आज हम बात करेंगे भारत और नीदरलैंड्स के बीच के उन्हीं गहरे अंतरों की, चाहे वह इंफ्रास्ट्रक्चर हो, समाज की सोच हो या फिर जीवन की गुणवत्ता। नीदरलैंड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया भर में सबसे संगठित और विकसित माना जाता है। चाहे वह बसें हो, ट्रेनें हो या मेट्रो, हर 6 से 10 मिनट में आपको ट्रांसपोर्ट मिल जाता है। और सबसे बड़ी बात है, ये सुविधाएं 24/7 उपलब्ध है। भारत में मेट्रो, बस और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर टाटा जैसी कंपनियों ने शानदार योगदान किया है। ये कंपनियां भारत में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और पब्लिक सुविधाएं प्रदान कर रही हैं। लेकिन समस्या ये है कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर का सही उपयोग नहीं हो पाता। हमारे पास बस सब टेक्नोलॉजी और संसाधन है, लेकिन जब हम उन्हें ठीक से संभालते नहीं तो उनकी हालत खराब हो जाती है। नीदरलैंड जैसी सेवाएं भारत में भी हैं, लेकिन इन दो बड़ी चुनौतियों, ओवरयूज और जिम्मेदारी की कमी की वजह से हम इनका पूरा लाभ नहीं उठा पाते। लेकिन जहां तक टेक्नोलॉजी की बात है, भारत ने कई विकसित देशों से तेजी से कदम बढ़ाए हैं। उदाहरण के लिए यूपीआई, भारत का यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिसने पेमेंट के तरीके को पूरी तरह बदल दिया। जहां नीदरलैंड्स और दूसरे देश अभी भी क्रेडिट कार्ड का व्यापक इस्तेमाल करते हैं, भारत ने कैश से सीधे डिजिटल पेमेंट्स, खासकर यूपीआई के जरिए छलांग लगाई। कई देशों में लोग पहले कैश से क्रेडिट कार्ड पर गए और फिर डिजिटल पेमेंट्स पर आए। कार्ड का इस्तेमाल यहाँ भी हुआ, लेकिन उतना प्रचलित नहीं जितना दूसरे देशों में। ये भारत की तकनीकी उन्नति का एक बेहतरीन उदाहरण है, जो यह दिखाता है कि हमने एक कदम छोड़कर सीधा सबसे एडवांस सिस्टम को अपनाया। है ना मजे की बात? ये वैसा ही है जैसे हमने उद्योग क्षेत्र में किया। कृषि से सीधे सर्विस सेक्टर की ओर बढ़े, बिना मैन्युफैक्चरिंग को पूरी तरह से अपनाते हुए। जहां नीदरलैंड्स में सार्वजनिक परिवहन तेज और भरोसेमंद माना जाता है, वहीं निजी सेवाएं उतनी तेज नहीं होती। जैसे कि उबर और फूड डिलीवरी का सिस्टम यहाँ उतना उन्नत नहीं है जितना कि भारत में है। भारत में आप मिनटों में एक कैब बुक कर सकते हैं और फूड डिलीवरी सेवाएं भी इतनी तेज हैं कि लगभग 20 से 30 मिनट में आपके दरवाजे पर खाना पहुंच जाता है। वहीं यहाँ पर एक कैब बुक करने में आपको 15 मिनट से आधा घंटा तक भी लग सकता है, और कई बार तो आपको अपनी सीट बुक कराने के लिए पहले से रिजर्वेशन कराना पड़ता है। यह भारत के लिए बहुत बड़ा प्लस है कि यहाँ निजी सेवाओं की स्पीड और सुविधा लोगों की ज़रूरतों को तुरंत पूरा करती हैं, जबकि नीदरलैंड्स में सार्वजनिक परिवहन ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं सार्वजनिक सुविधाओं जैसे टॉयलेट्स और सफाई व्यवस्था की। नीदरलैंड्स में सार्वजनिक टॉयलेट साफ सुथरे रहते हैं। लोग इनका इस्तेमाल जिम्मेदारी से करते हैं और इसे अपनी ही संपत्ति समझते हैं। सफाई की आदत उनकी संस्कृति का हिस्सा है। वहीं भारत में पब्लिक टॉयलेट्स का अक्सर हाल खराब ही होता है। कई बार ये सुविधाएं होते हुए भी उनका सही तरह से उपयोग नहीं किया जाता। यह केवल संसाधनों की कमी नहीं, बल्कि सोच की बात भी है। अगर हमारा घर साफ है तो बाकी सब साफ है। बाहर की गंदगी को हम अपनी गंदगी नहीं समझते हैं। यही नीदरलैंड्स में ये थोड़ा सा डिफरेंट है, जहाँ लोग अपने आसपास की गंदगी को भी अपनी ही गंदगी समझते हैं और उसको साफ करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। वहीं भारत में कुछ गांव ऐसे हैं जो ये सब चीज़ें अपना रहे हैं। जैसे सिक्किम में कई गांव हैं जिन्होंने 100% सस्टेनेबल एनवायरनमेंट को अपनाया है, पर तभी भी हमें वहाँ पर बहुत सारे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अगर हम भी अपनी सार्वजनिक संपत्तियों को अपनी जिम्मेदारी समझेंगे और उनका सही इस्तेमाल करेंगे तो हमें साफ सुथरा परिवेश मिलेगा। नीदरलैंड्स में अमीर और गरीब के बीच का फर्क केवल घर के आकार से पता चल सकता है, ना कि घर के निर्माण या सामग्री से। वहाँ पर हर किसी का घर लगभग एक तरह का होता है, बस आकार में बड़ा या छोटा हो सकता है। यह समाज में समानता का संकेत है। लेकिन भारत में यह फर्क साफ नजर आता है।
बड़े आलीशान घर और झुग्गी झोपड़ियों के बीच की दूरी केवल पैसों की नहीं बल्कि जीवन की गुणवत्ता को भी दर्शा देती है। नीदरलैंड्स में समाज की सोच है कि सबको समान सुविधाएं मिले, जिससे अमीरी और गरीबी का फर्क इतना बड़ा न लगे। हमें भी इस दिशा में सोचना होगा। अब बात करते हैं ट्रैफिक और जीवन की कद्र की। नीदरलैंड्स में लोग सड़क पार करने वालों का पूरा सम्मान करते हैं। जैसे ही कोई पैदल यात्री सड़क पर आता है, गाड़ियां अपने आप रुक जाती हैं। यह जीवन की इज्जत का एक बड़ा उदाहरण है। वहीं भारत में सड़क पार करना अपने आप में एक चुनौती है। यहाँ लोग पैदल यात्रियों का उतना ध्यान नहीं रखते और हर कोई जल्दी में दिखाई देता है। नीदरलैंड्स में नदियों का पानी इतना साफ है कि वहाँ का डायरेक्ट नल का पानी भी बिना फिल्टर के पी सकते हैं, जबकि भारत में नदियाँ प्रदूषण से भरी हुई है। यह फर्क केवल संसाधनों की कमी का नहीं बल्कि संसाधनों के सही प्रबंधन का भी है। भारत में जनसंख्या का दबाव ज़्यादा है, यह एक सच्चाई है, लेकिन क्या हम केवल इसे ही दोषी ठहरा सकते हैं या फिर हमारी सोच और जिम्मेदारी भी इसका एक हिस्सा है? अगर हम संसाधनों का सही इस्तेमाल करें और अपनी जिम्मेदारी को समझें तो हम भी अपनी नदियों और हवा को साफ कर सकते हैं। अब थोड़ा नजर डालते हैं इतिहास पर। क्या आपको पता है नीदरलैंड्स की डच इंडिया कंपनी ने 1605 में भारत में व्यापार शुरू किया। उनका ध्यान मसालों और कपास जैसे मूल्यवान वस्तुओं के व्यापार पर था। जब मैं इतिहास में इसके बारे में पहले पढ़ती थी तो मुझे बहुत ही शौक महसूस होता था कि क्यों कोई मसालों के लिए इतनी दूर 7 समुंदर पार एक देश में जाएगा, उन पर कब्जा करेगा और वहाँ पर एक मोनोपोली लाने की सोच रखेगा। बट धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि यूरोपियन देशों में बहुत ही कम ऐसे देश हैं जहाँ पर उतनी अच्छी फसल हो सकती है जितनी भारत में होती है। हमारी मिट्टी, हमारा पानी इतना ज़्यादा उपजाऊ है कि हम कुछ भी उगा सकते हैं। हमारे मसाले, हमारे कपास जो कि एक अच्छा खाना और एक अच्छे कपड़े दिलाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। वहीं कुछ यूरोपियन देशों में इन सब चीज़ों की बहुत कमी महसूस की जाती है और उनमें से एक नीदरलैंड्स भी है। यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन भी उनमें से कुछ देशों में से एक है। पहले यहाँ का खाना बहुत ही ज़्यादा कच्चा हुआ करता था और लोगों को जब भारतीय मसालों के बारे में पता चला कि वो किस तरीके से उनका यूज़ करके अपने खाने को एक बेहतरीन स्वाद दे सकते हैं, तो व्यापार में मोनोपोली होनी थी। क्योंकि बहुत सारे लोग आज भी यूरोप में भारत के कल्चर की, भारत के खाने की तारीफ करते हैं। डचों ने भारत में कई व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे, जैसे कोच्चि, नागपट्टनम और कई किले भी बनाए। डचों का उद्देश्य मुख्य रूप से व्यापारिक था और वे स्थानीय शासकों के साथ ही काम करते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी भारत पर सीधा शासन करने की कोशिश नहीं की। उनका ध्यान व्यापार पर था। दूसरी ओर जब 1757 में प्लासी की लड़ाई के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय शासकों पर विजय पाई, तो उन्होंने न केवल व्यापार पर नियंत्रण किया बल्कि भारत पर सीधे शासन का अधिकार ले लिया। यह वह समय था जब भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पूरी तरह से बदल गई। ब्रिटिश शासन ने भारत में कई आधुनिक सुविधाएं जैसे रेलवे, डाक सेवाएं शुरू की थी। उन्होंने देश की बुनियादी ढांचे में सुधार किए, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी ये था कि उन्होंने भारत के संसाधनों का बड़े पैमाने पर शोषण किया। भारतीय किसान और व्यापारी ब्रिटिश करों के बोझ तले दब गए। इससे भारत की समृद्धि में कमी आई और देश पर ब्रिटिशों का आर्थिक और राजनीतिक नियंत्रण पूरी तरह से हो गया। पर इस इतिहास से हमें यह देखने को मिलता है कि डच ने कभी भी भारत पर शासन करने की कोशिश नहीं की थी। उनका मूल व्यापार था और मुझे यकीन है कि जितने दयालु और रिस्पॉन्सिबल वो आज हैं, 300 साल पहले भी वो इन्हीं ट्रेड्स को फॉलो करते होंगे। इतिहास हमें यह सिखाता है कि जब भी बाहरी शक्तियाँ हमारे संसाधनों पर नियंत्रण पाती हैं
तो हमारी प्रगति में रुकावट आती है। आज हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम अपने संसाधनों और इंफ्रास्ट्रक्चर का सही इस्तेमाल करें, उनकी देखभाल करें। हम अन्य देशों से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे सामने कुछ चुनौतियां भी हैं। अगर हम सार्वजनिक संपत्तियों और सेवाओं की कद्र करेंगे, जिम्मेदारी से उनका उपयोग करेंगे, तो हम एक मजबूत और विकसित भारत का निर्माण कर सकते हैं। भारत का भविष्य हम सबके हाथ में है। हमें इन संसाधनों और सुविधाओं की जिम्मेदारी समझनी होगी। अगर हम अपनी सोच और व्यवहार में बदलाव लाएं, तो भारत भी दुनिया में सबसे अग्रणी देशों में शुमार हो सकता है, क्योंकि सोच बदलेगी तभी तो भारत बदलेगा। हमारी जिम्मेदारी है कि हम न केवल अपने संसाधनों की देखभाल करें, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर भारत का निर्माण करें। टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और हमारे सांस्कृतिक मूल्यों का सम्मान, यही हमें एक मजबूत राष्ट्र बनाएंगे। जय हिंद।